बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एंड हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ अबाउट द कंपोजिट मटेरियल्स। और आज का जो पहला लेक्चर है या जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसके अंदर हम ये चीज़ समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो टर्म है कंपोजिट मटेरियल्स, वेयर इट बिलोंग्स टू, या इस टर्म की बेस क्या है। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब हमें मिलेगा क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स में से। ठीक हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स में से। इस क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स को पढ़ने के यहाँ पे हमारे दो ऑब्जेक्टिव्स होंगे। पहला तो यही कि हमें ये पता चल जाएगा कि कंपोजिट्स कहाँ बिलोंग करते हैं। दूसरा ये कि क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड मटेरियल्स के अंदर हम जो टाइप्स पढ़ने वाले हैं आगे आने वाले चैप्टर में इन्होंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते ही रहना। ठीक है, तो जितना आज हम ओवरव्यू देखेंगे उसमें जो जो मैं प्रॉपर्टीज़ बताऊंगा वो आपने याद रखनी है, क्योंकि आगे जाके जब अभी आपको पता चलेगा कि कंपोजिट्स क्या होते हैं तो आपको ये भी समझ आ जाएगी कि पहली जो इसकी जो क्लासेस हैं उनको पढ़ना क्यों ज़रूरी था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्रॉडली स्पीकिंग अगर हम जो है सॉलिड मटेरियल्स की क्लासिफिकेशन करें, सो वी कैन क्लासिफाई देम इनटू 4 टाइप्स। व्हाट आर दीज 4 टाइप्स? द फर्स्ट टाइप is metals. The second type is ceramics, and the third type is polymers, and the fourth type is our desired one, which is the composites. ठीक है, ये आप इनको मेटल्स पढ़ें, सेरामिक्स या मेटालिक मटेरियल्स वगैरह, आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि हम पर मटेरियल्स ही रहें। ठीक है, अच्छा, तो हमें पहले सवाल का जवाब मिल गया कि जो कंपोजिट्स हैं वो बिलोंग कहाँ करते हैं। तो वी कैन से दैट द कंपोजिट्स आर अ क्लास ऑफ सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, तो कंपोजिट्स को पढ़ने से पहले हमने बाकी ये जो 3 क्लासेज हैं इनका एक जर्नल सा ओवरव्यू देखना है। चलिए उस पर जाते हैं। पहली जो क्लास है मेटल्स। ठीक है, नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर कंटेंट जो है वो मेटालिक ही होगा। ठीक है, लेकिन इट मे बी 100% मेटालिक और it may not be 100% metallic, so this is we can say a maybe situation. ठीक है, अगर ये मे बी सिचुएशन है तो हम ये नहीं कह सकते कि मेटालिक मटेरियल्स आर दोज विच हैव ऑल द मेटल्स और विच हैव मेटालिक कंटेंट। ठीक है, हम बोलेंगे मेटालिक मटेरियल्स आर दोज विच हैव मेजर कंटेंट मेटल्स। जहां पे मेजर कंटेंट होगा वहां पे माइनर भी होगा। व्हाट कैन दैट माइनर कंटेंट बी? वो माइनर कंटेंट क्या होगा? वो माइनर कंटेंट मेटल भी हो सकता है, वो माइनर कंटेंट नॉन मेटल भी हो सकता है, और वो माइनर कंटेंट कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है। सो हाउ कैन वी डिफाइन मेटालिक मटेरियल विच हैव देयर मेजर कंटेंट एज मेटल्स and their minor content as metal, non-metal और organic। ठीक हो गया। उसके बाद हम कुछ जर्नल सी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं मेटालिक मटेरियल्स की। ठीक है, जहाँ पर भी एक मेटल टर्म इस्तेमाल होती है, मेटल इज़ अ कॉमन टर्म। ठीक है, तो वही मेटल्स है, मेटालिक मटेरियल्स में भी कोई अलग रॉकेट साइंस नहीं है। सो व्हाट आर मेटालिक मटेरियल्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होंगी? पहली प्रॉपर्टी, दे आर हाईली डेंस। ठीक है, उनकी डेंसिटी जो है वो बहुत हाई होगी। दूसरी बात, दे आर मोस्टली ऑर्डर्ड। व्हाट डज दैट मीन्स कि उनके अंदर बहुत ज़्यादा 90% ऐसा ही होगा जिसके अंदर ऑर्डर होगा, क्योंकि वो जो माइनर कंटेंट है
अगर तो वो सारा 100% मेटेलिक है, फिर तो उसने सारा ही ऑर्डर्ड रहना है। अगर उसके अंदर माइनर कंटेंट प्रेजेंट है, अगर वो माइनर कंटेंट मेटल है, तो ज़रूरी नहीं है उस मेटल का साइज जो आपका मेजर कंटेंट है उस वाले मेटल के साइज की इक्वल हो, ठीक है। इट कैन बी स्मॉलर देन दैट, इट कैन बी लार्जर देन दैट। स्मॉलर है फिर भी वो ऑर्डर को डिसऑर्डर में कन्वर्ट करेगा, लार्जर है फिर भी करेगा, नॉन मेटल है वो भी करेगा, ऑर्गेनिक है फिर भी करेगा, ठीक है। सो इस वजह से हम इसको मोस्टली ऑर्डर्ड कह रहे हैं कि इफ देयर इज द प्रेजेंस ऑफ माइनर कंटेंट दैट इट कैन नॉट बी 100% ऑर्डर्ड। ठीक हो गया। तीसरी प्रॉपर्टी, दे आर स्टिफ एंड स्ट्रॉन्ग। इन दोनों वर्ड्स के बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है, दोनों रिलेटिव जो हैं वो स्ट्रेंथ के साथ ही हैं, लेकिन इनके बीच में एक हल्का सा डिफरेंस है। ये आपने ढूंढना है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखने हैं कंपोजिट्स के, उसके अंदर मैं आपको ये बात डिटेल से समझाऊंगा कि स्टिफ और स्ट्रॉन्ग के अंदर जो है वो फर्क क्या होता है। ठीक हो गया। तो अभी आप इसको यही समझें कि वो जो है ना स्ट्रेंथ उनकी बहुत हाई होती है। अच्छा, फोर्थ प्रॉपर्टी विच इज रिलेटिव टू मेटल्स इज दैट दे आर डक्टाइल। नाउ व्हाट इज डक्टाइल मींस? डक्टाइल मींस दैट कि अगर आप उनको हैमर करते हैं तो वो शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कोई भी चीज़ जो शीट्स में कन्वर्ट हो रही है इट मींस दैट कि वो फ्रैक्चर नहीं हो रहे। तो हम क्या बोलेंगे कि दे आर डक्टाइल, और वी कैन से दैट दे आर रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। ठीक हो गया, दे आर रेजिस्टेंट टू फ्रैक्चर। अच्छा जी, सिक्स प्रॉपर्टी, मेटल का नाम जहां पर भी आता है वहां पर हमेशा ज़हन में फ्री इलेक्ट्रॉन जरूर आते हैं। ठीक है, देखें जब मेटल ओर में है ना, अगर किसी और में वो मेटल प्रेजेंट है तो वो किसी के साथ बॉन्ड बना के उसने खुद को न्यूट्रल स्टेट में रखा होगा, लेकिन किसी जगह पर भी मेटल्स बहुत ज्यादा इकट्ठे हो जाएं, दिस इज द इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, जिसके अंदर आपको पता चलता है कि अगर मेटल्स बहुत ज्यादा एक जगह पर आ जाते हैं वो खुद ब खुद अपने जो मेटल की जो न्यूट्रल स्टेट है उससे वो मेटल की पॉजिटिव टू स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, सो वो आयनाइज होता है। इट मीन्स दैट के दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो मेटल्स जो होते हैं वो जब बहुत ज़्यादा मेटल एक जगह पर आ जाते हैं तो फिर वो कभी भी जो है ना न्यूट्रल स्टेट में रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, और इसी को इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी कहते हैं। खैर, बात हमने क्या करनी है कि इनकी ये प्रॉपर्टी है दैट दे हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिर कौन सी प्रॉपर्टीज देंगी? एवरीबडी नोज दैट दे गिव द प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिविटी। फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होगी तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लास्ट प्रॉपर्टी विच इज ऑल्सो रिलेटिव टू दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स दैट इज दे हैव अ लस्ट्रस सरफेस, वी कैन से दैट दे हैव अ शाइनी सरफेस। और वो शाइनी सरफेस किस वजह से होती है? क्योंकि मेटल की सरफेस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब लाइट पड़ती है इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं तो वो शाइन जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द ओवरव्यू ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स। सही है। अच्छा जी, तो पहली क्लास हमने कर ली, दैट वर मेटल्स। व्हाट इज द सेकंड वन? सेकंड क्लास इज सिरेमिक्स या सिरेमिक मटेरियल्स। सिरेमिक्स को हम दो तरह के कॉन्सेप्ट्स के जरिए देखते हैं। वन इज द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, इसको आप पुराने जमाने वाला कॉन्सेप्ट कह सकते हो। द सेकंड कॉन्सेप्ट वी कैन से इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट अबाउट द सिरेमिक्स। नाउ व्हाट इज ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट? जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है दैट इज रिलेटेड टू क्ले पार्टिकल्स। क्ले पार्टिकल्स, क्ले पार्टिकल्स के साथ इसको क्यों रिलेट किया जाता है? जब जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है सिरेमिक्स की, उनकी जो डिस्कवरी की जो स्टार्टिंग हिस्ट्री है वो जो है वो स्टैचूज के साथ रिलेटेड है। ठीक है, स्टैचूज के साथ कि जब वो बनाए जाते थे तो वो आपको पता है कि हमेशा क्ले पार्टिकल्स के साथ ही बनते हैं। ठीक है, इन्हीं की फैमिली के जो है वो डिफरेंट कंपाउंड्स होते हैं जिनके ज़रिए इस तरह की चीज़ें बनती हैं। आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ स्टैचू, इट कैन बी एनी अदर थिंग लाइक दैट। अच्छा, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जो है वो इस वजह से। दूसरा ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट को ग्लास के साथ भी जो रिलेट किया जाता है
but mostly it is because of this clay particles. Now what is the modern concept? Modern concept says that ceramic materials are those which are intermediate between metallic and नॉन मेटेलिक कंटेंट. ठीक है, इस चीज़ को हम एग्जांपल के साथ समझते हैं. इंटरमीडिएट, लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड, या हम कह सकते हैं सिलिकॉन नाइट्राइड Si3N4, या हम कह सकते हैं Al2O3, या हम कह सकते हैं SiO2. ठीक है, ये सारी जो हैं एग्जांपल्स, इनमें आप देखें मेटेलिक मटेरियल्स के अंदर हमने कहा था कि नॉन मेटल अगर प्रेजेंट है देन दैट वुड बी अ माइनर कंटेंट. ओके, वो अगर यहाँ पे आप इसकी मोलर रेशो देखो, इट हैज 1 एटम एंड 1 एटम, 3 एटम्स 4 एटम, 2 एटम्स 3 एटम्स, 1 एटम 2 एटम, तो वो बिल्कुल माइनर कंटेंट की जो है कैटेगरी में नहीं गिर रहा है. सही है, यहाँ पे 50-50 है. नाउ यू इफ देयर इज 50% मेटल 50% नॉन मेटल, व्हाट यू कैन से कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है. ठीक है, तो दे आर इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक. सही है, तो इसका ये मतलब है. लेट अस गेट इनटू देयर प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल के साथ कंपेरेबल है, ये भी जो है स्ट्रेंथ वाइज हायर होते हैं, कि स्ट्रेंथ भी हायर होती है. ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी विच इज डिफरेंट फ्रॉम metals, we can say that they have very high resistance to temperature. ठीक है, हाई रेजिस्टेंस, मेटल्स भी हाई रेजिस्टेंट टू टेम्परेचर होते हैं, लेकिन हम कह सकते हैं कि एज कम्पेयर टू सेरामिक्स दे आर लेस रेजिस्टेंट, क्योंकि वो थोड़ी टाइम के बाद मॉल्टन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं. और आपको पता है सिरेमिक्स लाइक ब्रिक्स जैसे हैं, तो ये एनवायरनमेंट्स ऐसे में बनती हैं जहाँ पे हीट के ज़रिए इनको जो है वो पकाया जाता है और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाता है. ठीक है, सो दे आर हाई रेजिस्टेंट, दे आर वेरी हाई रेजिस्टेंस फॉर टेम्परेचर. ओके, द नेक्स्ट वन प्रॉपर्टी विच इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द मेटालिक मटीरियल्स, दैट दे आर सेंसिटिव टू फ्रैक्चर. ठीक है, कोई मिट्टी का बर्तन घर पड़ा हुआ, आप उसको हैमर करो तो कभी भी शीट में कन्वर्ट नहीं होगा. ठीक है, इट मीन्स दैट अगर वो शीट में कन्वर्ट नहीं हो रहा तो हम इसको क्या कहते हैं कि दे आर ब्रिटल. सही है, और वो ब्रिटल हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि दे आर सेंसिटिव टू फ्रैक्चर. सही हो गया, दे आर सेंसिटिव टू फ्रैक्चर. उसके बाद प्रॉपर्टी जो हम इनकी कह सकते हैं, दैट इज के ये मोस्टली इंसुलेटिव होते हैं. मोस्टली इंसुलेटिव, या आप जो है इनको कभी कभार सेमीकंडक्टर्स में लेकर आ सकते हैं, बट दे आर मोस्टली इंसुलेटिव. ओके, द लास्ट प्रॉपर्टी, वहां पे हमने कहा था कि उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनी होती है. दे मे बी ट्रांसपेरेंट or they may be opaque or they may be translucent. और does that mean कि या वो ऐसे भी हो सकते हैं कि वो completely light पास थ्रू कर रहे हो, जैसे ग्लास है, completely opaque भी हो सकते हैं जैसे ब्रिक्स वगैरह हैं, और ट्रांसलेसेंट भी हो सकते हैं ग्लास में अगर कोई ऐसी चीज़ मिक्सड है जो लाइट को थोड़ा पास होने दे रही है. ठीक है, तो वो क्या होगा कि that will be translucent. So this is all about the ceramics. But we can say that के उनकी दो जो है वो अप्रोचेज हैं. वन इज़ अ ट्रेडिशनल वन, अदर इज़ द मॉडर्न वन. और ट्रेडिशनल क्या है, वो क्ले पार्टिकल्स के साथ है. मॉडर्न जो है वो इंटरमीडिएट बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कंटेंट होता है. ठीक है, उसके बाद हमने एग्जांपल्स देखी हैं और कुछ प्रॉपर्टीज़ देख ली हैं जिनको आपने आने वाली वीडियोज़ में भी जहन में रखना है. अच्छा जी, दो क्लासेस होगी हमारी. वन इज द सिरेमिक्स एंड द अदर इज द मेटल्स. द थर्ड क्लास इज द पॉलीमर्स.
व्हाट वी कैन से अबाउट पॉलीमर्स। ठीक है, एक तो हम वो जर्नल से डेफिनेशन करते हैं कि मोनोमर्स जो होते हैं बहुत सारे, जैसे एन मोनोमर्स दे कंबाइन टू फॉर्म अ पॉलीमर। ओके, but here we will look into some chemical aspect like definition. What we can say that polymers are those compounds which have an organic backbone with derivatives. ठीक है, वो डेफिनेशन तो है ही है, मोनोमर्स बहुत सारे मिलते हैं उसके बाद ही पॉलीमर बनते हैं, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा ये एक जो है ना वो केमिकल एस्पेक्ट डेफिनेशन देख रहे हैं कि ऑर्गेनिक बैकबोन विद डेरिवेटिव्स। सही है, और ऑर्गेनिक बैकबोन विद डेरिवेटिव्स यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, वगैरह वगैरह। ठीक है, सो लेट्स गेट इनटू देयर प्रॉपर्टीज। द फर्स्ट प्रॉपर्टी, they are extremely ductile, they are more ductile than the metals। ठीक है, और इस वजह से हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनको शीट्स में कन्वर्ट करना एज कम्पेयर टू मेटल्स जो है वो आसान होता है। ठीक है, इस वजह से they are extremely ductile। तो हम ये भी कह सकते हैं they are extremely resistant to fracture। ठीक है, तो ये जो है वो इंटर कन्वर्टेबल आप समझें प्रॉपर्टीज है। सेकेंड प्रॉपर्टी, they are not stiff nor strong। ओके, अगेन फिर वही बात आ गई है, तो आप यही समझे कि इनकी जो स्ट्रेंथ है वो हायर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल दूँ, यू हैव टू फाइंड दिस। ठीक है, टिल नेक्स्ट लेक्चर, नॉट स्टिफ नॉट स्ट्रॉन्ग। द थर्ड वन इज दैट के जो पॉलीमर्स होते हैं उनकी डेंसिटीज बहुत लो होती हैं। ठीक है, डेंसिटीज आर वेरी लो। फिर दे हैव वेरी लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटीज, और even we can say that they have zero electrical conductivity। ठीक है, पाइप्स वगैरह आप देखें या इनके अंदर इलेक्ट्रिक करंट का पास थ्रू होना मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल होता है। जहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं है वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं आएगा। सही है, इनका एक मेजर जो वी कैन से ड्रॉबैक इज वो ये है कि इन्वायरमेंट और टेम्परेचर, अब इन्वायरमेंट की दो कंडीशन, चाहे वो टेम्परेचर के ज़रिए इन्वायरमेंट कंडीशन दे रहा है, इसके ऊपर इफेक्ट कर रहा है या केमिकली कर रहा है, दोनों तरह से पॉलीमर्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय ही होते हैं। ठीक है, तो पॉलीमर्स जो हैं वो टेम्परेचर और केमिकल जो रेजिस्टेंस है उनके अंदर we can say that they have some type of chemical resistance, but temperature के साथ उनकी जो resistance है वो बहुत ज़्यादा लो होती है। ठीक है, तो this is a we can say a major drawback of the polymers। सही है, उसके बाद हम दरअसल इनकी इतनी डिटेल नहीं पढ़े because our major concern is about the composites। ठीक है, तो इनकी इतनी ही हमारे लिए पढ़ना ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज आप जहन में रखेंगे, अभी आपको पता चलेगा कि composites जो है वो क्या होते हैं। सो आर फोर्थ, द मेन इज द कंपोजिट्स। चलें, आपको कंपोजिट्स की डेफिनेशन बता देते हैं। कंपोजिट्स क्या होते हैं? कंपोजिट्स आर दोज मटेरियल्स विच आर फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ टू और मोर क्लासेस ऑफ द सॉलिड मटेरियल्स। ठीक है, तो कंपोजिट्स बेसिकली एक ऐसी क्लास ऑफ मटेरियल है जो बाकी ये जो पीछे वाली आप क्लासेस पढ़ के आए हैं ना, इनको आपस में मिलाने से बनती है। ठीक है, अब वो आपस में मिलाना नेचुरली भी हो सकता है, वो आपस में मिलाना जो है ना वो सिंथेटिकल भी हो सकता है। ठीक है, हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है आज जो हमने लेक्चर एंड करना है इसी बात पर कि कंपोजिट्स को हमने बिल्कुल एक जर्नल सा देखना है। तो कंपोजिट्स हम कहते हैं कि क्या है कि व्हेन टू आर मोर क्लासेस of materials are mixed with each other, we can say mixed with each other, we can, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये mixed with each other। और इनको मिक्स करने का मकसद क्या होता है? What is
इस चीज़ का पर्पस क्या है, व्हाट इज द बेसिक पर्पस फॉर दिस, दिस इज के टू अचीव बेटर प्रॉपर्टीज, टू अचीव बेटर प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कंपोजिट्स ऐसे मटेरियल्स हैं जो टू और मोर देन टू क्लासेस ऑफ मटेरियल्स को आपस में मिलाने से बनते हैं, और उनका मेन मकसद क्या होता है कि हम बेटर प्रॉपर्टीज को अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपको समझ आ जाए कि ये अचीवमेंट ऑफ बेटर प्रॉपर्टीज जो है वो किस सेंस में कहा जा रहा है। ठीक है, तो एक बड़ी फेमस एग्जांपल है कंपोजिट्स की, दैट इज द ग्लास फाइबर्स। ग्लास फाइबर्स, ठीक है, जो ग्लास फाइबर्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, अभी मैंने क्या बताया कि टू और मोर क्लास ऑफ मटेरियल्स आर मिक्स। ठीक है, अभी आप देखिएगा ग्लास फाइबर्स के अंदर क्या होता है कि फाइबर्स और एक मैट्रिक्स को, मैट्रिक्स और जो है ये आपको नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा कैसे मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, तो ग्लास फाइबर्स जो हैं वो fibers embedded, you can say fibers embedded in a polymer। ठीक है, कि समझे इस तरह की एक पॉलीमर है, उसके अंदर फाइबर्स जो हैं वो प्रेजेंट है, तो दिस इज वी कैन से द ग्लास फाइबर्स। ठीक है, अभी आप देखें पॉलीमर क्या है, पॉलीमर इज एक्सट्रीमली डक्टाइल, ग्लास क्या है, एक्सट्रीमली ब्रिटल। पॉलीमर क्या है, फ्लेक्सिबल है, ग्लास क्या है, फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, तो एंड रिजल्ट जो ग्लास फाइबर्स आते हैं ना, जो ग्लास फाइबर्स आते हैं वो उनकी स्ट्रेंथ भी रिलेटिव होती है, वो फ्लेक्सिबल भी होते हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं, और उनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। ठीक है, मतलब कि पॉलीमर्स की स्ट्रेंथ भी पॉलीमर्स और जब ग्लास फाइबर्स का आपस में मिलाया जाता है तो जो रिजल्टेंट प्रॉपर्टीज आती हैं दे आर बेसिकली अ मिक्सचर, वी कैन से अ मिक्सचर ऑफ ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ द both of the components that are used to make them. ठीक है, so that's all from today. In the next lecture we will study about the basic concepts of the composites, जो है वो आपको आगे फिर जो हम बाकी उसकी क्लासिफिकेशन वगैरह पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो यूज़ होती हैं, तो उन टर्म्स को पढ़ना बहुत ज़रूरी है, जिनको हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो देखेंगे। उस टाइम तक आपने ये चीज़ नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप ये चीज़ खुद से पढ़ें कि स्टिफ और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या फ़र्क होता है। नेक्स्ट लेक्चर में ये भी बताया है कि स्टिफ और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या फ़र्क होता है। बाकी थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।